हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम ऑल डिफरेंट एग्जाम्स। हम ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं और वर्ड्सवर्थ पे ये 4th पार्ट है वीडियो का। अगर अभी तक आपने इससे पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, सो काइंडली सब्सक्राइब एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, बिकॉज इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड न्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। 31st क्वेश्चन, लेट मी जस्ट टेल यू, अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं सो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी हम 1 to 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और उससे पहले की जो 2 वीडियोस है उसमें हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फर्दर कंटिन्यूएशन पार्ट है। सो इसलिए मैं यहाँ पे 31st क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। सो द क्वेश्चन इज, पैंथिज्म इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स। इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो पैंथिज्म है वो कौन से पोएट से एसोसिएटेड है। सो सबसे पहले हमें पैंथिज्म का मतलब पता होना चाहिए। पैंथिज्म का मतलब होता है द बिलीफ दैट गॉड रिसाइड्स इन नेचर, कि जो भगवान है वो नेचर में है, प्रकृति में है। तो इसका मतलब होता है पैंथिज्म। तो ये किस पोएट का मानना है? वर्ड्सवर्थ, ब्राउनिंग, जॉर्ज हार्बर्ट या फिर मिल्टन। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, वर्ड्सवर्थ। अब देखिए, अगर क्वेश्चन पेपर में आए तो हम ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाएंगे, बट यहाँ पे आंसर देना बहुत इजी है बिकॉज हमें पता है कि हम वर्ड्सवर्थ को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे आपको पोएट्स, इंपॉर्टेंट पोएट्स के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि पैंथिज्म किससे रिलेटेड है या एसोसिएटेड है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये वर्ड्सवर्थ से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Poetry sheds no tears, such as angels weep, but natural and human tears are lines by। जो ये लाइन्स है ये किसने बोली हैं? हमें उस राइटर का नाम बताना है। ये लाइन्स किसने लिखी हैं? मिल्टन ने, शेक्सपियर ने, आर्नोल्ड ने या फिर वर्ड्सवर्थ ने। द करेक्ट आंसर इज दी डी पार्ट, वर्ड्सवर्थ। अब ये तो हमें पता चल गया ये वर्ड्सवर्थ ने बोली है या लिखी हैं। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये लाइंस कौन से वर्क से ली गई है वर्ड्सवर्थ के, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। तो ये लाइन ली है लिरिकल बैलेड्स के प्रीफेस से, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स या फिर लिरिकल बैलेड्स। तो ये ली है प्रीफेस से। अब हमें पता ही है, मैंने अपने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में डिस्कस किया है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट वर्क्स भी देखे हैं वर्ड्सवर्थ के। तो लिरिकल बैलेड्स सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था? 1798 में, जो कि विदाउट प्रीफेस था। और प्रीफेस के साथ कब पब्लिश हुआ था वो भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा इफ़ यू नो इट। सो ये फर्स्ट पार्ट में नहीं पब्लिश हुआ था, जब ये लिरिकल बैलेड्स का नेक्स्ट एडिशन आया था उसके अंदर ये लाइंस आई थी जिसके अंदर प्रीफेस मेंशन था, और सेकेंड एडिशन में ही ऑथर्स का नाम भी मेंशन था। अगर आपको नहीं पता, फर्स्ट जो लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ था उसमें ऑथर्स कौन है? एस.टी. कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ का नाम नहीं था। सेकंड एडिशन में जब प्रीफेस उन्होंने डाला तब उन्होंने ऑथर्स के नाम भी डाले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ कम्स आउट ऑफ अ मूड ऑफ डिस्पोडेंसी in his poem Resolution and Independence by interacting with a। डिस्पोडेंसी का मतलब होता है व्हेन यू आर सैड, और जब आप निराश हो। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो उनकी पोएम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, तो वर्ड्सवर्थ उसमें काफ़ी निराश है, काफ़ी सैड है। तो वो कैसे उस सैड मूड से बाहर निकलता है? किससे इंटरेक्ट करके, किससे बातचीत करके उसका मूड अच्छा होता है? तो हमें वो बताना है। बोटमैन से, अ गर्ल कॉल्ड ल्यूसी, लीच गैदरर या फिर लिटिल कॉटेज गर्ल। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, लीच गैदरर। यस, इस पोएम में एक ओल्ड मैन है जो कि लीच गैदरर है और वर्ड्सवर्थ को वो मिलते हैं। वर्ड्सवर्थ का मूड बहुत ऑफ होता है, जब वो उनसे बात करते हैं तो वही इसके अंदर लिखा है, ही कम्स आउट ऑफ अ मूड ऑफ डिस्पोडेंसी, मतलब वो सैडनेस से कैसे बाहर आते हैं? लीच गैदरर से बात करके, इंटरैक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रोमांटिक
पोएट कॉइंड द फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम? कौन से ऐसे पोएट है जिन्होंने स्पॉट्स ऑफ टाइम का यूज़ किया है या फिर ये वर्ड फ्रेज दिया है? सबसे पहले हमें इस फ्रेज का मतलब पता होना चाहिए, स्पॉट्स ऑफ टाइम। सो स्पॉट्स ऑफ टाइम हमारी वो मेमोरी है जिसकी वजह से हम पोइट्री लिख पाते हैं, जो कि हमें खुश करती है व्हेन वी आर क्लोज टू नेचर। सो बेसिकली स्पॉट्स ऑफ टाइम क्या है? इट इज़ अ मेमोरी व्हेन वी आर हैप्पी एंड व्हेन वी आर क्लोज टू नेचर। तो ये किसने टर्म फ्रेज किया है, उस पोएट का हमें नाम बताना है, बायरन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज या फिर कीट्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, वर्ड्सवर्थ। अब क्वेश्चन पेपर में घुमा फिरा के ऐसे भी दे सकते हैं कि स्पॉट्स ऑफ टाइम का क्या मतलब है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स? परहैप्स द प्लेनेटिव नम्बनेस फ्लो द अबव मेंशन लाइन्स अपीयर्स इन विच पोएम? ये जो लाइन्स है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लेनेटिव नम्बनेस फ्लो, ये कौन सी पोएम से ली गई है? सो हमें उसका आंसर बताना है। ये KVS PGT 2007 का क्वेश्चन है। द ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन ट्रू लव, लूसी ग्रे, लीज गैदरर या फिर द सॉलिटरी रीपर। एंड द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, द सॉलिटरी रीपर, जिसमें एक लड़की है जो कि रीप कर रही है फील्ड्स में। अब वो बहुत ही सुरीला गाना गा रही है, बट वो अपनी लैंग्वेज में गा रही है जो कि इंग्लिश नहीं है, और वर्ड्सवर्थ को वो लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही कि वो कौन सी लैंग्वेज है। अब वर्ड्सवर्थ को उसका गाना बहुत पसंद आता है। अब वो सिर्फ अनुमान लगा रहा है कि वो काफ़ी स्लो सॉन्ग है, तो मे बी वो कोई सैड सॉन्ग है, वो शी इज़ वेरी अनहैप्पी, या फिर वो कोई किसी लड़ाई के ऊपर गाना गा रही है कि कोई बहुत साल पहले लड़ाई होगी उसके बारे में कोई गाना गा रही है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो भी गाना गा रही है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा व्हाट शी सिंग्स, बट उसने वो गाना वहाँ पे खड़े होके बिना हिले, स्टिल एंड मोशनलेस, उसने वो गाना सुना, और उस गाने का प्रभाव उसके ऊपर काफ़ी टाइम तक रहा। इतना सुरीला, इतना अच्छा वो गाना गा रही थी सॉलिटरी रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द पोएट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मैन इन दैट द पोएट हैज़। अब जो पोएट है वो और आदमियों से और लोगों से कैसे डिफरेंट है वो हमें बताना है। केओटिक सेंसिबिलिटी, मोर लाइवली सेंसिबिलिटी, रैशनल सिंपैथी या फिर इमोशन। जो पोएट है उसके पास इन चारों में से, ऑप्शंस में से क्या चीज़ है जो कि और लोगों के पास नहीं है? द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, मोर लाइवली सेंसिबिलिटी। सो ये वर्ड्सवर्थ का मानना है जो पोएट होता है उसके पास मोर, ज़्यादातर लाइवली सेंसिबिलिटी होती है, वेराज जो और लोगों के पास कम होती है। ये नहीं बोलेंगे कि नहीं होती, बट कम होती है, इसके पास, पोएट के पास थोड़ी ज़्यादा होती है। सो ये किसका मानना है? ये मानना है वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन वर्ड्सवर्थ्स द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी रीपर इज, जो पोएम है द सॉलिटरी रीपर, उसमें सॉलिटरी रीपर कहाँ से बिलोंग करती है, वो क्या है, कौन है? अ गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, अ गर्ल फ्रॉम अरेबियन सैंड्स या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमें बताना है वो कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ की है वो लड़की। सो सॉलिटरी रीपर इज अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। अब आप देख सकते हैं कि सॉलिटरी रीपर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और आप देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चंस कौन से एग्जाम्स में पूछे गए हैं? यूपी, TGT एंड PGT में। और भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, NVS में भी पूछा गया, बट सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं जो यूपी, TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। आपको इस पोएम की इंपॉर्टेंट कोटेशंस या फिर छोटी सी पोएम, आप पूरी पोएम ही पढ़ लीजिए, बिकॉज एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप देख सकते हैं खुद से इस पोएम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स अ होस्ट। होस्ट हेयर मीन्स, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है डैफोडिल्स, इस पोएम में वो डैफोडिल्स जो फ्लावर्स हैं उनको वो क्या बोलते हैं? होस्ट। अब होस्ट का क्या मतलब है इस पोएम में, हमें वो बताना है। समवन हु एंटरटेन्स बाय इन्विटेशन, एक तो होस्ट होता है जो अपने घर पे किसी को इन्वाइट करता है और उसकी खातिरदारी करता है, क्या ये मतलब है? नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर्स अनदर इनसाइड, मीन्स जैसे कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो कैसे किसी और की बॉडी पे ग्रो करते हैं, तो या कोई ये पैरासाइट है, या सी पार्ट क्राउड ऑफ पीपल, जो होस्ट है वो क्या है? बहुत सारे लोगों का ग्रुप है। डी, एन आर्मी ऑफ फ्लावर्स। सो द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, एन आर्मी ऑफ फ्लावर्स, मीन्स बहुत सारे फ्लावर्स का ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट इन हिज अर्ली लाइफ ही वॉज फॉस्टर्ड बाय टू इन्फ्लुएंसेस। हमें चार ऑप्शंस दिए हैं पोएट्स के,
इनमें से हमें बताना है कौन सा ऐसा पोएट है जिन्होंने कहा है कि जो मेरी अर्ली लाइफ थी, शुरुआत की लाइफ थी, तब मेरी लाइफ पे दो चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ा है। अब वो प्रभाव क्या है वो इन ऑप्शंस में नहीं दिया, बस यही पूछा है कि किसने ऐसा बोला कि दो चीज़ों का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस: वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, टेनिसन एंड आर्नोल्ड। सो द करेक्ट आंसर इज दी ए पार्ट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NVS PGT 2019 में पूछा गया है। तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन सी दो चीज़ें जिनका बहुत इन्फ्लुएंस था वर्ड्सवर्थ पे। सो इट वॉज ब्यूटी एंड फियर। ब्यूटी मतलब सुंदरता और फियर मतलब डर। इन दो चीज़ों का बहुत प्रभाव रहा है वर्ड्सवर्थ पे। कब? शुरुआत की लाइफ पे, इन हिज अर्ली लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन: what is being described by Wordsworth in the following lines from his poem? The thorn I have measured it from side, it is 3 feet long and 2 feet wide. ये जो लाइन्स है, इन लाइन्स का क्या मतलब बनता है वो हमें बताना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लाइन्स ली गई है, ये लाइन्स ली गई है पोएम द थॉर्न से, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। और इन लाइन से क्या डिस्क्राइब्ड होता है दैट वी नीड टू टेल। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। ऑप्शन ए फॉलन बोट, ऑप्शन बी अ क्रैडल, ऑप्शन सी अ स्मॉल कॉट, या फिर ऑप्शन डी एन इन्फेंट्स ग्रेव। सो द करेक्ट आंसर इज दी डी पार्ट, एन इन्फेंट्स ग्रेव। क्रैडल का मतलब होता है छोटा सा झूला जो बच्चे के लिए यूज़ करते हैं हम, और कॉट भी एक छोटा सा बेड होता है जो कि हम छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। एंड इन्फेंट का मतलब होता है जब कोई जन्मा हुआ बच्चा होता है, उसे इंग्लिश में इन्फेंट बोलते हैं। तो ये जो लाइंस है ये द थॉर्न से ली गई है, जिसमें एक छोटे से बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये जो लाइंस बोली गई है कि ये जो 3 feet वाइड एंड 3 feet लॉन्ग, ये क्या है? ये बच्चे का ग्रेव है। मीन्स जिसके अंदर बच्चे को दफनाया गया है वो 3 feet वाइड एंड 3 feet लॉन्ग है। अभी तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन लाइंस का क्या मतलब है, तो ये UGC नेट का क्वेश्चन है। बट जो ज़्यादातर क्वेश्चन आया है वो ऐसे आया है कि आपको लाइन दे दी गई है और पूछा जाता है कि ये लाइन किसने लिखी है या फिर ये लाइन कौन से वर्क से ली गई है। सो ये द थॉर्न पोएम से ली गई है जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ये लाइन्स अपनी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 है वीडियो का वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन: In Ode to Intimations of Immortality, Wordsworth sums up his philosophy of as a student in Cambridge, childhood, a visit to France या फिर a visit to London। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कि जो ये पोएम है इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी एक फिलोसफिकल पोएम है वर्ड्सवर्थ की। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये कैसी पोएम है। सो इट इज़ अ फिलोसफिकल पोएम। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो ये पोएम है, ठीक है, ये है तो फिलॉसफी, बट कैसी फिलॉसफी के बारे में बात किया है? चाइल्डहुड की या फिर जब वो उनका फ्रांस का विजिट था उसके बारे में। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, मतलब चाइल्डहुड। उन्होंने इस पोएम में जो बात करी है वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन: द प्रिल्यूड प्रेजेंट्स द पोएट इन क्वेस्ट ऑफ हिज। जो प्रिल्यूड है इस पोएम में वर्ड्सवर्थ क्या ढूंढते हैं? एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, मतलब कि ये उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखी है। और इस पोएम में वो क्या ढूंढते हैं वो हमें बताना है। बॉयहुड, आइडेंटिटी, सॉलिट्यूड या फिर फ्रेंड। तो इस पोएम में वो ढूंढते हैं आइडेंटिटी। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है और इसे क्या माना जाता है? मैग्नम ओपस ऑफ वर्ड्सवर्थ, मतलब बेस्ट वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन: वर्ड्सवर्थ्स इमोर्टैलिटी ओड कंटेन्स डैश स्टैंजास। जो इनकी पोएम है इमोर्टैलिटी ओड, वो कितने स्टैंजास में लिखी गई है? 7, 9, 14 या फिर 11? द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, 11. इट इज रिटन इन 11 स्टैंजास। Next question: Who refers Wordsworth as an ever-enduring man?
ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, और आप देख सकते हैं ये पूछा भी गया है। तो ये किसने बोला है एवर इंड्योरिंग मैन? डॉक्टर जॉनसन ने, एस.टी. कॉलरिज ने, कीथ ने या फिर बायरन ने? द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट। एस.टी. कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ को बोला है एवर इंड्योरिंग मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ्स फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक shows the influence of dash poets Rosette, Rosher, Delibel on him। अब हमें ये बताना है जो उनकी पोएम है, फर्स्ट पोएम है एन इवनिंग वॉक, वो किनका इन्फ्लुएंस बताती है। उन लोगों का नाम भी दिया हुआ है, रोजेट, रॉशर और डेलिबल। तो हमें ये बताना है ये कौन से पोएट्स है, इटालियन है, फ्रेंच पोएट्स है, रोमन पोएट्स है या फिर ग्रीक पोएट्स है। और आप देख सकते हैं ये यूपी टीजीटी लास्ट ईयर में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, फ्रेंच पोएट्स लाइक रोजेट, रॉशर एंड डेलिबल। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोएम कौन सी है, एन इवनिंग वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Wordsworth has expressed his views on transmigration of the soul in his poem। ये जो कंसेप्ट है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोएम में इसका जिक्र किया है या इसके बारे में बात करी है, उस पोएम का हमें नाम बताना है। क्या वो पोएम डैफोडिल्स है, और इट इज़ ओड टू ड्यूटी, द प्रिल्यूड या फिर इमोर्टैलिटी ओड? द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, ओड टू ड्यूटी। ओड टू ड्यूटी में उन्होंने बात करी है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द soul। Next question, in Wordsworth's prelude the boy of Winander is affected by, जो उनकी पोएम है द प्रिल्यूड, उसके अंदर एक है बॉय ऑफ विनांडर। अब वो किस चीज़ से अफेक्टेड है, ब्लाइंडनेस से, लेमनेस से, डेफनेस से या फिर म्यूटनेस से? द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, म्यूटनेस। सो जो इनका मैग्नम ओपस माना जाता है द प्रिल्यूड, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो द प्रिल्यूड 14 बुक्स में है और इसमें एक बॉय का जिक्र है और उसको क्या प्रॉब्लम होती है, ही इज म्यूट, मतलब वो बोल नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ डू द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई? जो पोएम है डैफोडिल्स में, उस पोएम में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मेरे सामने डैफोडिल्स का वो जो सिनेरियो है, वो जो सीन है, दोबारा से आ जाता है। अब हमें ये बताना है कि वर्ड्सवर्थ को डैफोडिल्स की याद कब आती है कि उनका मूड अच्छा हो सके। तो ऑप्शंस देखते हैं। व्हेन ही इज इन अ वेकेंट एंड पेंसिव मूड, मतलब जब वो खाली रहते हैं और पेंसिव मूड में होते हैं, पेंसिव मतलब निराश, सैड मूड में होते हैं, तब उनको डैफोडिल्स की याद आती है। या फिर व्हेन ही इज इन जॉकेंड कंपनी, जॉकेंड मतलब बहुत ही खुश होना, या तो जब वो बहुत ही खुश होते हैं तब उनको डैफोडिल्स की याद आती है। व्हेन ही इज इन स्लीप एंड ड्रीमिंग, या तो जब वो सो रहे होते हैं उनको सपनों में डैफोडिल्स दिखते हैं। या फिर व्हेन ही इज ऑन हिज वॉन्डरिंग्स, वॉन्डरिंग्स मतलब जब वो अकेले घूमते हैं गलियों में, तब उनको डैफोडिल्स की याद आती है। So the correct answer is the A part, when he is in a vacant and pensive mood, मतलब जब उनका मूड बहुत ख़राब होता है और वो अकेले बैठे होते हैं और उनका मूड अच्छा नहीं है, तो अपना मूड ठीक करने के लिए वो डैफोडिल्स का फिर से वो सीन याद लाते हैं, मतलब वो मेमोरी के बारे में फिर से वो सोचते हैं कि जब उन्होंने डैफोडिल्स देखे थे तो उनका मूड बेटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ हैज़ डिस्क्राइब्ड various stages of his association with nature. In which stage did he hear the still sad music of humanity? वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम है, ठीक है, कौन सी पोएम है मैं अभी आपको बताऊंगी। उसमें उन्होंने वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस किया है और एक बहुत ही फेमस लाइन बोली है उन्होंने उस पोएम में, जो कि बार बार पूछी जाती है। वो कौन सी लाइन है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आता है ये लाइन
कौन सी पोएम से ली गई है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इम्पॉर्टेंट कोटेशन वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। ये लाइंस ली गई है टिंटिन एबे में। आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है ये कहाँ से ली गई है लाइन, या फिर आ सकता है वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ किस पोएम में उन्होंने डिस्कस करी है। अगेन टिंटिन एबे में डिस्कस करी है। अभी क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ये KVS का क्वेश्चन है 2013 PGT में, कि ये जो लाइन है द स्टिल सैड ऑफ ह्यूमैनिटी, ये कौन सी स्टेज में वर्ड्सवर्थ ने बोला है। ठीक है, कौन सी स्टेज से इस लाइन को रिलेट किया है वो हमें स्टेज बतानी है। लेट्स सी दी ऑप्शंस। द इनिशियल स्टेज मतलब शुरुआती स्टेज लाइफ की, द बॉयज स्टेज, द फाइनल स्टेज, या फिर ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, द फाइनल स्टेज, जो इंसान की अंतिम स्टेज होती है, मतलब जब बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है, उसको लगता है कि अब शायद मैं मरने वाला हूँ। इस स्टेज में उन्होंने ये लाइन रिलेट करते हुए लिखी है द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये लाइन है टिंटिन एबे की। सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। अब वर्ड्सवर्थ के हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड मोस्टली ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत डिफरेंट थे। इजी क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हमें पता है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियो की शुरुआती पार्ट्स में। अब हमने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कि डिफरेंट है और एग्ज़ाम्स में कैसे पूछे जाते हैं, तो वो अभी हमने इन लास्ट के वीडियो 3rd and 4th पार्ट में डिस्कस किया है। अगर आपने 1st, 2nd and 3rd पार्ट नहीं देखा है वीडियो का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है उनका लिंक्स। सो प्लीज़ आप उसे भी देखिएगा अपनी प्रिपरेशन बेटर करने के लिए, अच्छे से तैयारी करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या नहीं सब्सक्राइब किया है, सो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।